महान साम्राज्य में युद्ध अपने चरम पर था। डावेर किले की आखिरी रक्षा पंक्ति को ऑर्क लगातार पीछे धकेल रहे थे। सैनिक पूरी जान लगाकर उन्हें किले की दीवारों पर चढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ सैनिक बिखरे पड़े थे। कोई गिरे हुए साथियों का हौसला बढ़ा रहा था, तो कोई चिल्लाकर बाकी सैनिकों को उन अभिशप्त ऑर्क्स को खत्म करने का आदेश दे रहा था। दूसरी तरफ हरी चमड़ी वाले दैत्य अपने ही अजीब से बोली में चिल्ला रहे थे, शायद वही बात जो इंसान कह रहे थे। ये छोटे छोटे राक्षस युद्ध जीत रहे थे क्योंकि उनके पास जादुई और मार्शल दोनों तरह की शक्तियां थीं। अचानक आकाश से एक लाल आभा उतरी और सभी ऑर्क्स को ढक लिया। उप कमांडर ने तुरंत घोषणा की कि यह संकेत है, ऑर्क बरसर्क मोड में जा रहे हैं और अब किले का गिरना केवल समय की बात है। पहले से ही भारी संख्या में मौजूद ऑर्क्स ने मैदान में तबाही मचा रखी थी, लेकिन असली खतरा तब आता जब ऑर्क लॉर्ड खुद युद्ध में उतरता। वह आभा ऑरा मास्टर था, अब तक के सभी ऑर्क लॉर्ड से कहीं अधिक शक्तिशाली। अगर उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी तो सब खत्म हो जाता। इसी बीच जब ऑर्क किले की दीवारें तोड़ने लगे, एक सैनिक ने हताशा और अफरा तफरी के बीच चिल्लाकर सभी को आदेश दिया, किसी भी कीमत पर इन राक्षसों को पीछे धकेलो। किले की रक्षा अपने प्राण देकर करो। पर उसी पल एक ऑर्क ने अपने पैर से उसे कुचलकर मार डाला। तभी मैदान में नीली आभा फैलने लगी जो मरे हुए शरीरों को ढक रही थी। जैसे जैसे यह आगे बढ़ती, मृत शरीर खड़े होने लगे। सैनिक डर कर पूछने लगे, ये कैसा प्रकाश है जो मुर्दों को फिर से जिंदा कर रहा है? सैनिक हो या ऑर्क, सब फिर से उठ खड़े हुए। और हाँ, आप सही समझे, यह किसी नेक्रोमेंसर का काम था। लेकिन यह कौन था? उधर ऑर्क लॉर्ड तबाही में मजा ले रहा था। जो सामने आया उसे नष्ट कर रहा था, लेकिन उसकी पार्टी अब खत्म होने वाली थी। हमारा मुख्य पात्र मैदान में उतर चुका था। उसने कहा, सिर्फ इन आम शरीरों से तुम्हें हराना आसान नहीं होगा। ऑर्क लॉर्ड वाकई में खतरनाक आभा मास्टर था। तभी नायक ने कुछ राक्षसी किंग्सों को बुलाए लड़ाई में मदद के लिए। अब उसकी बारी थी हमला करने की। अमरों की फौज ऑर्क की तरफ बढ़ने लगी। वह दैत्य अपनी विशाल आभा से उन्हें चीरता चला गया। उसने तलवार उठाकर जमीन पर पूरी ताकत से मारी। एक धमाके के साथ सभी उड़ गए। अचानक एक कंकाल उसके पीछे से हमला करने आया, लेकिन निशाना चूक गया। गुस्से में ऑर्क लॉर्ड ने लगभग सभी किंग्सों को एक साथ पकड़ लिया। तभी सामने से एक तेंदुए जैसा समन उस पर झपटा और उससे लिपट गया। उसी वक्त कंकाल ने मौका पाकर अपनी तलवार चलाई, जिससे ऑर्क थोड़ा पीछे हट गया। बस इतना ही काफी था। छोटे से कैट समन ने एक जोरदार पंच मारा और आभा मास्टर हवा में जा गिरा। नायक ने भी मौका देखकर तलवार लेकर पास के ऑर्क्स पर धावा बोला। उसके समन उसके लिए जगह बना रहे थे। एक विशाल समन ने अपनी दोहरी प्रहार शक्ति जमीन पर छोड़ी। आसपास के ऑर्क उछलकर दूर जा गिरे। उसी समय डार्क फेरी ने अपना जादू चलाया और दुश्मनों को चीर कर रख दिया। यह दृश्य देखकर किले के सैनिक स्तब्ध रह गए। नायक ने अकेले ही पूरे युद्ध का रुख पलट दिया था, वह भी नेक्रोमेंसी का उपयोग करके, जिसे राज्य में काला जादू मानकर प्रतिबंधित किया गया था। ऑर्क लॉर्ड गुस्से से पागल हो उठा। उसे कभी नहीं लगा था कि सिर्फ लाशें उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकती हैं, पर उसने साफ कह दिया, यह उसकी हार नहीं होगी। दूसरी तरफ नायक की नज़र दूसरे मकसद पर थी। उसे पता चल चुका था कि ऑर्क लॉर्ड के पास अद्भुत शक्तियां हैं जो उसके समन संग्रह के लिए उपयोगी हो सकती हैं। नायक ने अपनी तलवार निकाली और लगभग चिल्लाते हुए बंकाई कहकर उसे रीर जैसी चाबुक तलवार में बदल दिया। वह आगे बढ़ा, लेकिन ऑर्क लॉर्ड ने उड़ती हुई तलवार पकड़ ली और झटके से उसे अपनी ओर खींचा। चाबुक तलवार को चकनाचूर कर दिया। फायदेमंद स्थिति पाकर उसने नायक पर तलवार चलाई, लेकिन नायक तेजी से दूसरी तलवार से वार रोकता है और एक विशाल हाड़ों का जीव समन कर देता है, जो ऑर्क लॉर्ड के प्रहार को रोक लेता है। अब आमने सामने होने पर नायक ने अपनी जादुई शक्ति चलाई। जमीन से हड्डियां निकलकर ऑर्क लॉर्ड के पैरों को जकड़ने लगी। नायक ने खुद से बुदबुदाया, मुझे और मजबूत बनना होगा, अपनी जिंदगी के लिए, इस दुनिया में मेरे कीमती लोगों के लिए, और एड्रियस क्रॉमवेल के रूप में जिंदा रहने के लिए, जो अब हड्डियों की कवच पहने खड़ा है। इतना कहकर नायक ऑर्क लॉर्ड पर टूट पड़ा। उधर ऑर्क लॉर्ड भी मुस्कुराया और बोला, आओ इस आखिरी लड़ाई में मेरा मनोरंजन करो। अब नायक पूरी तरह पावर अप था। उसके शरीर से समुराई जैसी तेज आभा निकल रही थी। वह दानव की तरफ झपट पड़ा। लड़ाई इतनी भीषण हो गई कि समझ पाना भी मुश्किल था कि क्या हो रहा है। आसपास के सैनिक और अवतार समन जैसे जड़ हो गए हो। नायक की तलवार
आग से दहक उठी और ऑर्क लॉर्ड अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। और तभी अचानक कहानी रुक जाती है। हमें नहीं पता आगे क्या हुआ। दृश्य बदलता है। हम पहुंचते हैं साम्राज्य की सबसे प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक अकादमी में, जहां बेहद प्रतिभाशाली लोग पढ़ते थे और जहां कई लोग अपनी असली पहचान छुपा कर आते थे। एक रहस्यमयी कमरे में हमारा नायक बैठा था। लगता है हम उस महायुद्ध से कुछ साल पहले के समय में वापस आ गए हैं। इस दृश्य में नायक के पास बैठे बूढ़े आदमी ने उससे कुछ पूछा। अंड्रियास यानी नायक एक ऐसे कमरे में था जहां कटे फटे विकृत शव पड़े थे, किसी प्रयोग के अवशेष। लोग उस बूढ़े को मॉन्स्टर डॉक्टर कहते थे। वह हड्डी का एक सिर हाथ में लेकर जादू करने लगा। जमीन पर पड़ा शव जोर से कराहा और उठ बैठा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। निराश होकर बूढ़े ने कहा, आज के प्रयोग खत्म, जा सब साफ कर और ऊपर आ। बेचारा अंड्रियास, जो एक इंटर्न जैसा था, ये सब करते हुए तंग आ चुका था। ना तो उसे कुछ काम का सीखने मिलता और ऊपर से काम इतना खतरनाक था कि जान जोखिम में रहती। पर वह इसे छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि काला जादू प्रतिबंधित था और इसे सीखने का यही एकमात्र ठिकाना था। अंड्रियास ने सफाई में देर होने के लिए माफी मांगी, लेकिन इससे तो स्थिति और खराब हो गई। बूढ़े ने हर चीज में नुक्स निकालना शुरू कर दिया। आधे दिन में सिर्फ सफाई की, इतनी आसान चीज भी नहीं आती तुम्हें? मैं तुझे कैसे बड़े काम दूं? गुस्से में उसने चेतावनी दी, एक और गलती की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। थका हुआ अंड्रियास मन में गुस्सा पाले चुपचाप आदेश मानता रहा। फिर बूढ़े ने नया हुक्म दिया, बिनहेल के नेशनल कब्रिस्तान जाओ और एक और लाश लेकर आओ। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। याद रख, तू अनाथ है। मैंने ही तुझे सिर छुपाने की जगह दी है। साबित कर कि तू इस लायक है, वरना अगला प्रयोग तुम पर ही करूंगा। मन ही मन अंड्रियास ने सोचा, कैसा कमीना है ये। कमरा छोड़ते ही वह सीधे व्यस्त अकादमी के गलियारे में आ गया। मन ही मन बड़बड़ाते हुए, ऊपर से पैसे भी नहीं दिए यात्रा के, मैं आखिर फंस कैसे गया। जैसे ही वह बाहर निकला, लोग उसे घूरने लगे। क्या उसकी मॉन्स्टर डॉक्टर के सहायक वाली प्रतिष्ठा फैल रही थी? चिढ़कर वह भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ा और बड़बड़ाया, ये सब बकवास है। पता नहीं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। अंड्रियास एक गिर चुके परिवार का अनाथ था, एक ऐसा इंसान जो ताकतवरों के आगे झुकता और कमजोरों को तुच्छ समझता था। अकादमी का सबसे खराब छात्र, एक तीसरे दर्जे का खलनायक, एक ऐसा पात्र जिसे कोई भी खेल में चुनना नहीं चाहे। फिर भी उसे अंड्रियास बनकर ही जीना था। पर उसका असली नाम था माकोटो कानेशिरो, और वह इस दुनिया का नहीं था। माकोटो पहले स्पेशल फोर्स में था और साधारण जिंदगी में खुद को ढाल नहीं पाया। गेम की दुनिया पकाटा ही उसकी भावनाओं की एकमात्र शरण बन गई। वह बाकी सब भूल कर पूरी तरह गेम में खो गया। जब उसने 12वें सप्ताह में गेम को आखिरकार पूरा किया, उसे एक रहस्यमयी कॉल आया जिसमें उसकी निजी जिंदगी और गेमिंग आदतों के बारे में डराने वाली बातें बताई गईं। घबराकर उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी वह सीधे गेम की दुनिया में खींच गया। अब माकोटो अंड्रियास के रूप में जी रहा था। मुख्य कहानी शुरू होने से करीब आधा साल पहले गेम में अंड्रियास हमेशा मौत की छाया से घिरा रहता था। सब चरित्र अंत में उसकी असली पहचान जानकर उसे मार देते थे। अगर माकोटो कहानी शुरू होने से पहले शेरॉन, जो प्रमुख पात्रों में से एक है, से बच नहीं पाया, तो वही दुखद अंत दोबारा होगा। बाहर बैठकर नायक सोच रहा था, क्या वह सच में इस मिशन को पूरा कर पाएगा? लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सब कुछ सचमुच शुरू होने से पहले उसे हर हाल में मजबूत बनना ही था। 13 हफ्तों तक गेम खेलने के बाद माकोटो को 2 विशेष गुण, स्पेशल ट्रेट, मिले थे। पहला गुण गेम द्वारा अपने आप दिया गया था, डुअल कोर। इसका मतलब था कि वह जादू और तलवारबाजी दोनों का उपयोग कर सकता था। जिंदा रहने के लिए उसे इन्हीं 2 रास्तों पर ध्यान केंद्रित करना था। लेकिन दूसरा गुण क्या हो? गहरे विचार में डूबा अंड्रियास अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को देखने लगा। यह एक तरह का गेम डिवाइस था। उसे समझ आ गया कि उसे ऐसा गुण चाहिए जो नेक्रोमेंसी के साथ तालमेल बैठा सके। उसने ट्रेड सिलेक्शन स्क्रीन खोली। विकल्पों की भरमार थी, क्योंकि वह एक बार गेम पूरा कर चुका था। उसे कई ट्रेड्स पहचान में आ गए, लेकिन उसने उन गुणों पर ध्यान देना शुरू किया जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी एक नाम ने उसका ध्यान खींच लिया, इवोल्यूशन। यह गुण उपयोगकर्ता को परिस्थितियों के अनुसार ढालता था
उसे अपनी सीमाएं पार करने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता देता था। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना उसने यही ट्रेड चुन लिया। भविष्य की संभावनाओं की कल्पना करते हुए उसने खुद से कहा, मैं किसी भी कीमत पर अंड्रियास बनकर जिंदा रहूंगा और इस गेम को क्लियर करूंगा। अकादमी के डॉर्मिटरी में लौटकर माकोटो उस किरदार के बारे में सोचने लगा जिसे वह अब निभा रहा था। अंड्रियास एक कमजोर और महत्वहीन खलनायक था जो मुश्किल से एक ही एलिमेंटल स्पेल चला पाता था। उसके पास केवल एक ही जादू था, नेक्रोमेंसी। यही कारण था कि उसने एवोल्यूशन ट्रेड चुना। समय बर्बाद किए बिना माकोटो लैब की लाइब्रेरी पहुंचा, कब्रिस्तान जाने से पहले नेक्रोमेंसी पर रिसर्च करने के लिए। उसे पता था उसे तेजी से ताकतवर बनना होगा। उसकी चिंता सिर्फ शैरोन नहीं थी, बल्कि वह अनगिनत किरदार भी थे जो किसी भी पल उसकी जान ले सकते थे। लाइब्रेरी में अंड्रियास ने काले जादू की कुछ किताबें उठाईं, लेकिन उनके शीर्षक बेहद खतरनाक थे। अगर वह उनमें से किसी के साथ पकड़ा जाता तो सीधे मौत की सजा तय थी। लेकिन कमरे में मौजूद सबसे खतरनाक चीज किताबें नहीं थी। एक पिंजरे के भीतर एक औरत कैद थी, स्पष्ट रूप से एक वैम्पायर। इस गेम में वैम्पायर सीधे सूरज की रोशनी से प्रभावित नहीं होते थे और बेहद शक्तिशाली जादू चला सकते थे। वह ऐसी नहीं लग रही थी जिसे शैरोन आसानी से पकड़ सके। संभवतः वह मिड टियर बॉस के स्तर की थी। अंड्रियास ने किताब वापस रख दी। तभी उस रक्तपिपासु ने उसे पुकारा। उसकी आवाज में मोह था। उसने उससे भागने में मदद मांगी। अब ट्रेन में बैठा, अपने मिशन की ओर जाते हुए, अंड्रियास वैम्पायर के साथ हुई बातचीत के बारे में सोच रहा था। उसका प्रस्ताव बेहद लुभावना था। वह उसकी भावनाओं से खेलते हुए एक सौदा चाहती थी, अपनी आज़ादी के बदले शैरोन को मार देना। उसे मालूम था कि नायक डरता है कि एक दिन बुरा प्रोफेसर उसे मार सकता है, जैसा कि वैम्पायर से उम्मीद की जाती है। उसने अंड्रियास की शैरोन के प्रति सतर्कता को भांप लिया था। फिर भी उस आकर्षक प्रस्ताव के बावजूद अंड्रियास ने हिचकिचाते हुए कहा, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम बाद में मुझे जिंदा छोड़ दोगी। वैम्पायर ने कसम खाई कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी और लगातार गिड़गिड़ाती रही। लेकिन यह काफी नहीं था। क्या इतना शक्तिशाली अस्तित्व सच में किसी इंसान से किया गया वादा निभाएगा? उसे सोचने के लिए और समय चाहिए था। सीधे सीधे अपने प्रोफेसर से गद्दारी करना बहुत खतरनाक हो सकता था। उसकी दुविधा सुनकर वैम्पायर भड़क उठी। पिंजरे में तड़पते हुए उससे तुरंत फैसला लेने की मांग करने लगी। कब्रिस्तान पहुंचते पहुंचते अंड्रियास भारी संदूक उठाते उठाते थक चुका था। गेट पर उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। बिना देर किए उसने कहा कि वह जेनी के घराने से है और उसका तीसरा पोता है। शायद यह कोई गुप्त संकेत था। आदमी ने पूछा, फूल लाए हो? और फिर उसे अंदर जाने दिया। निर्धारित जगह पर पहुंचकर अंड्रियास ने एक खुली कब्र देखी। वहां एक बूढ़ा आदमी ताबूत के साथ उसका इंतजार कर रहा था। कब्र खोदने वाले ने उसे देखा और बोला, तुम ठीक समय पर पहुंचे हो, वादा निभाया गया था। ताबूत में एक नाइट की लाश पड़ी थी। लेना है तो लो, वरना छोड़ दो। अंड्रियास ने धन्यवाद दिया और भारी शव को अपने संदूक में रख लिया, मन ही मन बड़बड़ाते हुए कि यह काम उम्मीद से कहीं ज्यादा झंझट भरा हो गया है। जैसे ही वह जाने वाला था, उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। पास की एक कब्र पर हल्की सी रोशनी चमक रही थी। उस पर खुदा नाम उसे अजीब सा परिचित लगा। फिर अचानक उसका दिल बैठ गया। नामुमकिन, वह बुदबुदाया। वह कब्र थी निकोल लेफू, एक आभा मास्टर की। निकोल ने दशकों तक एकांत में प्रशिक्षण किया था। तलवार के मार्ग पर चलते हुए उसने अपना पूरा जीवन तलवार और आभा को समर्पित कर दिया था और अंततः बुढ़ापे में उसकी मृत्यु हुई। वह गेम का एक ईस्टर एग था। पकाटा की दुनिया में कोई नहीं जानता था कि उसने अंत में आभा मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया था। अंड्रियास के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। अगर वह इस शरीर से डेथ नाइट बना सके तो वह ऐसी शक्ति पा सकता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। यहां तक कि शैरोन भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन एवोल्यूशन प्रेट के बाद सब कुछ बदल सकता था। दृढ़ निश्चय के साथ अंड्रियास ने कब्र खोदने वाले को पुकारा, जो अभी भी अपना काम समेट रहा था, और एक और शव में रुचि दिखाई। कब्र खोदने वाले ने मना कर दिया। उसने कहा, इसके लिए पहले शैरोन की अनुमति चाहिए। मेरी मजबूरी समझो। अंड्रियास हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पारिवारिक अंगूठी उतारकर आगे बढ़ाई। उस अंगूठी पर कुल का निशान खुदा था। अगर बेची जाए तो वह बड़ी दौलत दिला सकती थी। मेरे पास यही सब कुछ है। एक जादूगर के लिए पैसों से ज्यादा नतीजे मायने रखते हैं, और मैं प्रोफेसर को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अंड्रियास ने उसे मनाने की कोशिश की। कुछ हिचकिचाहट के बाद कब्र खोदने वाले ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
हालांकि वह निशान एक पतित वंश का था, फिर भी वह अंगूठी इतनी कीमती थी कि उसे ठुकराया नहीं जा सका। रात होते ही उन्होंने कब्र खोद दी। अंद्रयास ने ताबूत खोला और नाइट के शरीर को देखा। जिस भविष्य की उसने कल्पना की थी वह अब धीरे धीरे आकार लेने लगा था। मन ही मन उसने कहा, जब मैं लौटूंगा तो तुरंत नेक्रोमेंसी का प्रशिक्षण शुरू करूंगा। तुम मेरे पहले अधीनस्थ होगे, अब से तुम मेरी देखरेख में रहोगे। वह शरीर बूढ़े प्रोफेसर को भी पसंद आया। शेरोन ने मौका नहीं छोड़ा और अंड्रयास से कहा कि उसकी गैर मौजूदगी में वह रिएजेंट्स और सफाई का काम संभाले। सफर की थकान से चूर अंड्रयास ने मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। काम करते हुए वह अपनी मौजूदा क्षमता के बारे में सोचने लगा। उसकी नेक्रोमेंसी से वह सिर्फ एक साधारण कंकाल ही बना सकता था। शायद ट्रेट को और विकसित किया जा सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था। उसने कभी ऐसा प्रयोग नहीं किया था और किसी और शव पर जोखिम लेना ठीक नहीं लगता था। तभी अचानक उसे जंजीरों की आवाज सुनाई दी। वह वैम्पायर अब भी वहीं थी। उसने पूछा, और कितनी देर मुझे इंतजार कराओगे? अंड्रयास पास गया तो वह बोली, मैंने पहले ही कहा है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मुझे आजाद कर दो। क्या तुम सच में जिंदगी भर शेरोन के गुलाम बनकर रहना चाहते हो? अंड्रयास उसे घूरता रहा। वह साफ तौर पर ललचा गया था। उसकी चुप्पी से झुंझलाकर वह बोली, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लेकिन वह अब भी खामोश रहा, गहरे विचारों में डूबा हुआ। निराश होकर वैम्पायर ने उसकी ओर पीठ फेर ली और कहा, जल्दी फैसला करो। हो सकता था कि आजाद होते ही वह सच में अंड्रयास को मार डाले। ये ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था। आखिरकार उसने कहा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हैरानी से उसने उसकी ओर देखा। अंड्रयास ने आगे जोड़ा, मैं शेरोन के जूते चाट चाट कर थक चुका हूं। उम्मीद से भरकर उसने जंजीरें आगे बढ़ाई ताकि वह उन्हें खोल दे। अंड्रयास इतना मूर्ख नहीं था कि बिना किसी गारंटी के उसे छोड़ दे। उसने शर्त रखी, तुम अपने परिवार के नाम पर कसम खाओ कि मुझे नहीं मारोगी। वह जानता था अगर कोई वैम्पायर अपने वंश के नाम पर शपथ ले तो वह उसे तोड़ नहीं सकता। उसकी आंखों में जो झटका दिखा उससे अंड्रयास को यकीन हो गया कि यह सच है। कोई और रास्ता न देखकर वैम्पायर ने कहा, मैं लूसीफर के नाम पर कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। उसी पल एक नोटिफिकेशन उभरा। शर्तें पूरी हुईं। एक विकसित होने योग्य नमूना पाया गया। एंजेला लूसीफर के विकास की संभावना 55%। अंड्रयास सन्न रह गया। क्या यह उसकी कसम की वजह से हुआ था? वह नोटिफिकेशन पढ़ ही रहा था कि वैम्पायर एंजेला उसे हैरानी से देखने लगी। उसने पूछा, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? तभी एक और स्क्रीन उभरी, इवोल्यूशन ट्रेट सक्रिय। अब साफ हो गया, अंड्रयास अपनी इवोल्यूशन ट्रेट का उपयोग सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं बल्कि दूसरों पर भी कर सकता था। यह निकोल पर प्रयोग करने से पहले इसे परखने का एकदम सही मौका था। अगर कुछ गलत हुआ तो सीधे तौर पर उसे कोई दोषी नहीं ठहराएगा। दृढ़ निश्चय के साथ उसने इवोल्यूशन प्रोसेस की पुष्टि कर दी। तुरंत एक लाल आभा एंजेला को घेरने लगी। वह सिर पकड़कर चीखने लगी, दर्द से तड़पने लगी। यह दृश्य देखकर अंड्रयास घबरा गया। आंखों में गुस्सा लिए वह चिल्लाई, तुमने मेरे साथ क्या किया? तेज पीड़ा के बाद एंजेला जमीन पर गिर पड़ी, निश्चल, खामोश। घबराकर अंड्रयास सोचने लगा, क्या हुआ? क्या इवोल्यूशन असफल हो गया? उसके वहां बेहोश पड़े होने से यह समझना नामुमकिन था। जो हुआ उसे मन से हटाने की कोशिश करते हुए अंड्रयास ने अपना ध्यान निकोल के शरीर की ओर मोड़ा। अगर वह इवोल्यूशन ट्रेट को बाहरी अस्तित्वों पर इस्तेमाल कर सकता था तो भविष्य में वह अपने समन्स पर भी ऐसा कर सकता था। अब कोई शक नहीं बचा था। उसने नेक्रोमेंसी प्रक्रिया शुरू की। उसके हाथों से नीली आभा फूटी और बेसिक स्केलेटन समनिंग स्किल सक्रिय हुई। लेकिन वह चौंक गया। सिर्फ एक कंकाल उठाने में ही असाधारण मात्रा में माना खर्च हो रही थी। निकोल का शरीर धीरे धीरे सरता गया। मांस झड़ गया, सिर्फ हड्डियां बची। धीरे धीरे कंकाल हिला और जमीन से उठ खड़ा हुआ। एक नोटिफिकेशन उभरा, समन सफल। अंड्रयास के भीतर गहरी संतुष्टि भर गई। नोटिफिकेशन लगातार आते रहे। शव का स्तर ऊंचा है। अतिरिक्त आंकड़े जोड़े गए। शव का स्तर अत्यंत ऊंचा है। रैंक उन्नत हुआ। स्केलेटन सोल्जर में परिवर्तित। शव का स्तर ट्रांसेंडेंट है। यह अपने पूर्व जीवन की कुछ चेतना बनाए रख सकता है। फिर अंतिम विवरण, लेजेंडरी स्केलेटन सोल्जर निकोल लाइफ हिल अनडेड। रैंक 2, गुण आत्मचेतना, स्वॉर्ड मास्टरी एडवांस्ड। अंड्रयास खुशी से भर उठा। निकोल ने न केवल उच्च रैंक बनाए रखी थी बल्कि स्वॉर्ड मास्टरी जैसे गुण भी सुरक्षित रहे थे। उत्साहित होकर अंड्रयास ने उससे संवाद करने की कोशिश की। क्या तुम सच में जिंदा रहते हुए तलवार के उस्ताद थे? सीधा संवाद संभव नहीं था, लेकिन निकोल ने इशारों से पुष्टि की। यह देखकर अंड्रयास रोमांचित हो गया। बाद में डॉर्मिट्री में आराम करते हुए उसने कैलेंडर पर नजर डाली।
शेरोन को मारने के लिए उसके पास अभी लगभग 1 साल था, लेकिन वह जानता था उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे अभी बहुत कुछ करना था।